नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 29th लेसन के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पीयूष ग्रंथि तक का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है थायराइड ग्रंथि। जो साथी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि है इसको आउटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आउटू ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ग्रीवा क्षेत्र में श्वास नली के दोनों, जैसे अपने गर्दन वाला क्षेत्र है तो श्वास नली के दोनों ओर एच शेप में, इस शेप में, इस तरह एच शेप में ऐसे ये पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर श्वास नली के अधर और पार्श्व भाग के अंदर एच शेप में पाई जाती है। यह द्विपालित होती है, यानी 2 पालियां होती हैं, 1 और 2 पालियां, और ये एक तंतु के द्वारा जुड़ी रहती हैं। वयस्क मनुष्य में ये 5 माइक्रोमीटर लंबी एवं 3 माइक्रोमीटर चौड़ी होती है। ये इसकी लंबाई है और 3 माइक्रोमीटर ये चौड़ी होती है। इसका आधार भाग, इसका जो वजन है वो वजन लगभग 25 ग्राम होता है। वजन लगभग 25 ग्राम होता है। यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बड़ी होती है। महिलाओं में इसका आकार इसका है वो पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होता है। वृद्धावस्था में जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ इसका आकार घटता चला जाता है और अंत में जब वृद्धावस्था के अंदर ये एक बिल्कुल तंतु समान हो जाती है। दोबारा से एक बार देखते हैं। गले के अंदर श्वास नली के अधर और पार्श्व भागों में पाई जाती है। 5 माइक्रोमीटर लंबी, 3 माइक्रोमीटर चौड़ी, वजन 25 ग्राम। महिलाओं में इसका आकार पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका आकार घटता चला जाता है। इसके द्वारा इसकी कोशिकाओं में आयोडीन युक्त कोलाइडी पदार्थ थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है। थायोग्लोबुलिन पाया जाता है। यानी ये जो थायराइड ग्रंथि है इसकी कोशिकाओं में आयोडीन युक्त पदार्थ, कौन सा पदार्थ? आयोडीन युक्त पदार्थ थायोग्लोबुलिन पाया जाता है। किसके अंदर? थायराइड की कोशिकाओं में। अब थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? इसमें पहला हार्मोन अपन लेते हैं थायरोक्सिन या टेट्राआयोडोथायरोनिन। थायरोक्सिन या इसको थायरोनिन, जिसको शॉर्ट में T4 के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? T4 के नाम से जानते हैं। यानी ये थायराइड ग्रंथि की जो पुटकीय कोशिकाएं हैं, थायराइड ग्रंथि की पुटकीय कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा ये टेट्राआयोडोथायरोनिन या T4 हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ये थायरोक्सिन स्रावित करती है। इसकी मात्रा 65 से 90% तक होती है। यानी
थायराइड ग्रंथि के द्वारा इस हार्मोन के स्रावन की मात्रा लगभग 65 से 90% तक होती है, या 65 से 90% तक हार्मोन थायरोक्सिन स्रावित होता है। यह हार्मोन आयोडीन व टायरोक्सिन से बनता है। किससे बनता है? आयोडीन प्लस टायरोक्सिन से बनता है। दोबारा देखते हैं, थायरोक्सिन है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको T4 हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की पुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कुल हार्मोन का 65 से 90% होती है। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन व टायरोक्सिन के सम्मिश्रण से बनता है। दूसरा हमारा हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरोनिन। दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको अपन T3 हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? T3 हार्मोन। यानी ये भी आयोडीन युक्त हार्मोन है जो T4 की तुलना में अधिक शक्तिशाली व सक्रिय होता है। यह कुल हार्मोन का 10% है। यानी ये T4 की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। कुल हार्मोन का 10% भाग ये बनाता है, और ये भी कैसा है? आयोडीन युक्त। कैसा है ये? आयोडीन युक्त। टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T3 हार्मोन, जो T3 हार्मोन है ये T4 की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। ये कुल हार्मोन का 10% होता है और आयोडीन युक्त हार्मोन है। T4 व T3 को सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन कहते हैं। T4 को और T3 को दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? थायराइड हार्मोन कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन दोनों को सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन कहा जाता है। तीसरा हार्मोन आता है कैल्सीटोनिन। तीसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन। यानी थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा, थायराइड ग्रंथि की जो सी कोशिकाएं हैं, सी कोशिकाओं के द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह हार्मोन मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि एवं अस्थियों के विघटन को कम करता है। मूत्र से कैल्शियम के उत्सर्जन में तो क्या करता है? वृद्धि करता है। और दूसरी बात, हड्डियों के विघटन को रोकता है। हड्डियों के विघटन को रोकता है। अर्थात यह हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि के पैरा हार्मोन के विपरीत काम करता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। यह मूत्र से कैल्शियम के उत्सर्जन को तो बढ़ाता है ताकि भाई किडनी के अंदर स्टोन वगैरह ना बने। दूसरी बात, हड्डियों के विघटन को रोकता है। जो पैराथायराइड ग्रंथि का पैरा हार्मोन जो काम करता है उसके ठीक विपरीत काम कौन सा करता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा है भाई थायरोक्सिन के काम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थायरोक्सिन के कार्य। थायरोक्सिन के कार्य यानी क्या क्या काम करता है थायरोक्सिन। तो यह उपापचय दर को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाता है। यानी उपापचय की दर है वो बढ़ाता है। उपापचय की दर बढ़ाएगा जिससे ऊर्जा ज्यादा उत्पादित होती है, ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, अर्थात शारीरिक वृद्धि में तीव्रता आती है। इसलिए इसको जीवन की रफ्तार भी कहते हैं। यानी ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, शारीरिक वृद्धि ज्यादा होगी। शारीरिक वृद्धि ज्यादा होगी तो इसे हम क्या कहेंगे? जीवन की
रफ्तार कहेंगे, जीवन की रफ्तार भी कहा जाता है। पहले बात क्या होगी, थायरोक्सिन क्या करता है, वो उपापचय की दर, भोजन की उपापचय की दर को बढ़ाएगा। भोजन उपापचय की दर बढ़ेगी तो ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी तो शारीरिक वृद्धि ज्यादा होगी, और शारीरिक वृद्धि ज्यादा होगी तो इसे हम जीवन की रफ्तार के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, यह हार्मोन आंत्र द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत और उपापचय दर को बढ़ाता है। भाई ग्लूकोज के अवशोषण व ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन की खपत बढ़ाता है। सीधी सी बात है, उपापचय दर बढ़ेगी तो ग्लूकोज का अवशोषण ज्यादा होगा, और ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो ऊर्जा बनेगी। हाँ, नेक्स्ट है, यह प्रोटीन संश्लेषण ग्लूकोनियोजेनेसिस शरीर के ताप और तंत्रिका कार्य को बढ़ाता है। तीसरी बात है ग्लूकोनियोजेनेसिस, शरीर का ताप, हृदय की धड़कन, ये इनको बढ़ाने का काम करता है, इन सबको ये क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह मेंढक के टेडपोल को वयस्क में कायांतरित करने में सहायक है। मेंढक होता है, मेंढक का जो लार्वा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेडपोल, इसको किस में बदलता है, वयस्क में बदलता है। ये राजस्थान बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है कि यदि किसी मेंढक के लार्वा से थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, मेंढक का लार्वा है वो वयस्क में रूपांतरित नहीं हो पाता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन मेंढक के टेडपोल लार्वा को वयस्क में रूपांतरित करने का काम करता है। हाँ भाई, यह एड्रीनलिन व नोर एड्रीनलिन की कार्यविधि को बढ़ाता है। एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं कौन कौन से, एड्रीनलिन प्लस नोर एड्रीनलिन, कौन से स्रावित होते हैं, ये एड्रीनल ग्रंथि से के कार्य को बढ़ाता है। हाँ भाई, थायरोक्सिन एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन के कार्य को बढ़ाने का काम करता है। ये थायरोक्सिन के कुछ कार्य थे। अब हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन के अल्प स्रावण से मनुष्य में होने वाले रोग। थायरोक्सिन के अल्प स्रावण से क्या रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है आउटू वामनता या जड़ मानवता, आउटू वामनता या फिर जड़ मानवता। हाँ भाई, आउटू मानवता यानी यह बचपन में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है, पैर बेडौल, बच्चे बौने रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, कैटिन्स कहा जाता है। क्या कहेंगे, कैटिन्स कहते हैं। इनमें जननांग अविकसित होने के कारण ये बच्चे कैसे होते हैं, बंधे होते हैं। यानी बचपन के अंदर, बचपन में थायरोक्सिन के अल्प स्रावण से क्या होता है, बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होने के कारण उनके जननांगों में भी परिपक्वता अर्थात जननांग भी परिपक्व नहीं हो पाते हैं। ऐसे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, जननांग विकसित नहीं हो पाएंगे, तो ये बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, बंधे होते हैं, अर्थात जन्म में भाग नहीं ले सकते। दूसरी बात, आउटो अल्पक्रियता या मिक्सीडिया। आउटो अल्पक्रियता,
आउटू अल्पक्रियता या मिक्सीडिया, आउटो अल्पक्रियता या मिक्सीडिया, यानी प्रौढ़ व्यक्तियों में थायरोक्सिन की कमी से ये होता है। इसमें जड़ मानवता के साथ साथ त्वचा का मोटा होना, बालों का झड़ना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, त्वचा पीली होना, जनन क्षमता में कमी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। क्या होगा ये तो बचपन में होता है, और ये वयस्क व्यक्ति या प्रौढ़ व्यक्ति के अंदर थायरोक्सिन के अल्प श्रावण से ये जड़ मानवता वाली तो स्थिति उत्पन्न होती है, साथ में भाई त्वचा का पीला होना, त्वचा का मोटा होना और बंध्यता उत्पन्न होना, स्मरण शक्ति कमजोर होना जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा रोग आता है जिसको अपन सामान्य घींगा या गलगंड कहते हैं। सामान्य घींगा या फिर गलगंड क्या होता है? थायरोक्सिन की कमी से यहाँ से जो गला है ये सूज करके या फूल करके लटक जाता है, जिसको गलगंड या घींगा कहते हैं। यानी इस रोग में थायराइड ग्रंथि बड़ी होके क्या हो जाती है, गर्दन के आगे फूलकर मोटी हो जाती है। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। भोजन में किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। और जिन स्थानों पे यानी पहाड़ी इलाके जहाँ के पानी में आयोडीन की कमी होती है, वहाँ पे ज्यादातर ये रोग पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के पानी में आयोडीन की कमी पाई जाती है। हाँ जी, अगला है हमारा हाशीमाटो का रोग। हाशीमाटो का रोग यानी यह रोग थायरोक्सिन अल्प श्रावण के उपचार में काम में ली जाने वाली औषधियों के कारण होता है, क्योंकि वे एंटीजन की तरह कार्य करती हैं, जिसके विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। शरीर में क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडी बन जाती हैं। ये एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती हैं। इसे थायराइड ग्रंथि की क्या कहते हैं? आत्महत्या कहते हैं। हाशीमाटो का रोग समझो, यानी किसी के क्या हो गया भाई, थायराइड ग्रंथि ने अल्प श्रावण करना शुरू कर दिया, तो अल्प श्रावण के उपचार हेतु क्या ली जाएंगी? दवा ली जाती है। उपचार के लिए क्या ली जाती है? दवा ली जाती है। और वे दवाएं हमारे शरीर में एंटीजन की तरह कार्य करती हैं, और शरीर उनके विरुद्ध क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। अब वे एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। इसे हाशीमाटो का रोग कहा जाता है। इस रोग के अंदर थायराइड ग्रंथि भाई क्या हो जाती है? भाई थायराइड ग्रंथि क्षतिग्रस्त होने लग जाती है। इस वजह से इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा थायराइड के अतिश्रावण से संबंधित रोग। थायराइड के अतिश्रावण से संबंधित रोग। अतिश्रावण संबंधित रोग। अतिश्रावण संबंधित रोग यानी थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन के अतिश्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं? पहला है नेत्रोपसेंधी गलगंड। नेत्रोपसेंधी गलगंड यानी इस वक्त नेत्र गोलक है, ये नेत्रों का गोलक है, ये बाहर आ जाता है और व्यक्ति की जो दृष्टि है वो डरावनी दिखाई देने लगती है। इसे नेत्रोपसेंधी गलगंड कहते हैं। यानी इस रोग के व्यक्ति हैं, उनके नेत्र गोलक के नीचे क्या हो जाता है? जैसे ये नेत्र गोलक है, इसके नीचे श्लेष्मा जमा हो जाता है। इस वजह से नेत्र गोलक बाहर की ओर निकल आते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं। इसे नेत्रोपसेंधी गलगंड कहेंगे। इसे ऐसे व्यक्तियों की जो दृष्टि है वो डरावनी, घूरती हुई ऐसी हमें प्रतीत होती है। दोबारा से समझ लो कि भाई थायराइड के अतिश्रावण से नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा के जमा हो जाने से नेत्र है वो बाहर की ओर निकल आते हैं, जिसे नेत्रोपसेंधी गलगंड कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि डरावनी
या घूरती हुई सी नजर आती है। दूसरा बिंदु प्लूमर के रोग, जो थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बन जाए, प्लूमर का रोग, यानी थायराइड में जगह जगह पे क्या बन जाए, गांठें बन जाए। क्या बन जाए, गांठें बन जाए, तो उसे प्लूमर का रोग कहा जाता है। ग्रेवी का रोग यानी थायराइड ग्रंथि के फूल जाने की अवस्था, ग्रेवी का रोग किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि के फूल जाने की अवस्था, फूल जाने की जो अवस्था है उसे ही हम ग्रेवी का रोग कहते हैं। अब ये जो भाई अल्प श्रावण के रोगों को भोजन, ये तो अति श्रावण के, अल्प श्रावण के जो रोग हैं जिसमें अपन ने घेंगा वगैरह ये पढ़े हैं, गलगंड वगैरह, तो अल्प श्रावण से संबंधित जो रोग हैं उनके भोजन में आयोडीन की आपूर्ति कर दी जाए तो वे रोग सामान्यतया ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि, हाँ जी, जो पैराथायराइड ग्रंथि है, यानी मानव में पैराथायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पाली के अंदर, जैसे अपन ने थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी अभी, उसके अंदर ये 2 पालियां बताई थी ऐसे, तो प्रत्येक पाली में ये संख्या में 2 स्थित होती हैं। इस तरह पैराथायराइड ग्रंथियों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये लाल रंग की होती है, इनका भार 0.01 से, वजन कितना होता है प्रत्येक का? 0.01 से 0.03 ग्राम इनका वजन होता है। आकार में बहुत छोटी होती हैं, लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो भी बहुत कम होती है। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन का स्रावन किया जाता है, यानी पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोन का स्रावन करती है। अब पैराथार्मोन के काम क्या क्या है, कार्य क्या क्या है भाई? पैराथार्मोन के कार्य देखें तो ये फास्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। जो फास्फेट आयन होते हैं उनके उत्सर्जन में तो क्या करता है? वृद्धि करता है, यानी फास्फेट आयनों के उत्सर्जन में वृद्धि। कैल्शियम पुनरावशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम आयनों के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, यानी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के द्वारा कैल्शियम आयनों के पुनरावशोषण को बढ़ाने का काम करता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फेट का नियमन करता है। रक्त में क्या करता है? कैल्शियम और ये फॉस्फेट का नियमन करने का काम करता है। कौन? पैराथार्मोन। और विटामिन डी बनाकर अस्थियों का निर्माण करता है, रक्त का थक्का बनाता है। एक रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, दूसरा विटामिन डी संश्लेषण में सहायक होता है। दोबारा देख लो, पैराथार्मोन के कार्य यानी ये फास्फेट आयनों के उत्सर्जन को बढ़ाता है, कैल्शियम आयनों के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, रक्त में कैल्शियम और फास्फेट आयनों का नियमन करता है, थक्का बनाने में सहायक है, और विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करता है ताकि हड्डियों का क्या ना हो? विघटन ना हो, हड्डियां विघटित ना हो, इसके लिए ये काम में आता है। अब पैराथायराइड के अल्प श्रावण संबंधी रोग पढ़ेंगे कि अल्प श्रावण से क्या क्या होता है। अल्प श्रावण से तो क्या क्या नहीं होंगे भाई? यानी पैराथार्मोन बचपन में इसकी कमी हो जाए, पैराथार्मोन की बचपन में कमी हो जाने से रुधिर में कैल्शियम आयनों की कमी और फास्फेट आयनों की वृद्धि हो जाएगी। बचपन में अगर ऐसा हो जाए तो कैल्शियम जो आयन है Ca2+ आयन, इनकी तो कमी हो जाती है और फॉस्फेट आयन की वृद्धि हो जाती है। बचपन में
पैराथार्मोन के अल्पस्रावन से कैल्शियम आयनों की कमी, फॉस्फेट आयनों की वृद्धि हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में जकड़न, ऐंठन और दौरे पड़ने लगते हैं। इससे हाइपोकैल्सिनटिटेमी क्या होगा? फिर मांसपेशियों में ऐसा करने से मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में क्या होने लगेगी? ऐंठन होने लगेगी, जकड़न होने लगेगी, दौरे पड़ने लगेंगे। ऐंठन, जकड़न और दौरे पड़ने लग जाते हैं। क्या पड़ने लग जाते हैं? दौरे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की तो रक्त में कमी हो जाती है और फॉस्फेट आयनों की वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति को हाइपोकैल्शियम कहते हैं। दूसरा है कि भाई अतिस्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं? पैराथार्मोन के अतिस्रावण से संबंधित रोग। हाँ भाई, पैराथार्मोन के अतिस्रावण से कैल्शियम विघटित होकर अस्थियों से रक्त में चला जाता है, जिससे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। यानी कैल्शियम है, वो कैल्शियम आयन है, वो हड्डियों से विघटित होगा और कहां चला जाएगा? रक्त में चला जाएगा। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। मात्रा क्या हो जाती है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हड्डियों से विघटित होकर रक्त में आ गए। ऐसी स्थिति को हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं, जिससे अस्थियां क्या हो जाएंगी भाई? कैल्शियम निकल जाएगा, अस्थियां खोखली हो जाएंगी, भंगूर हो जाएंगी। अस्थियां खोखली, भंगूर और कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। हड्डियों का खोखला, भंगूर या कमजोर हो जाना क्या कहलाता है? ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। प्लाज्मा में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से शरीर के कोमल ऊतकों में कैल्शियम का जमाव हो जाता है। मूत्र की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है भाई? बार बार मूत्र जाना पड़ता है और वृक्कों में पथरी बन जाती है। वृक्कों में क्या बन जाती है? पथरी बन जाती है, क्योंकि रक्त में क्या बढ़ गया? कैल्शियम बढ़ गया। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई। अब ये कैल्शियम किडनी में जाएगा और किडनी में जमा होते होते किडनी में पथरी का निर्माण कर देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।